Welcome back, students. Myself, Professor Yasir Beg from Sagar Institute of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering, Bhopal. The subject that we are undergoing is known by the name of Engineering Thermodynamics. We have already seen many of the lectures over this subject, and you are also continuing the subject course along with me over this video series as well as on discussion series. So the topic of today is fuels and combustions. So let us, without wasting time, start the topic. Previously, what we have seen in this lecture series is, first of all, we have seen what is a mixture of gases. Now, मिक्सचर ऑफ गैसेस देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? मिक्सचर ऑफ गैसेस देखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम गैस बिहेवियर देख रहे थे कि गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं. तो अभी तक हम जो है इस तरीके की गैसेस का बिहेवियर देख रहे थे जिनकी आइडेंटिटी सेम थी, यानी कि थ्रू आउट द मास उनकी आइडेंटिटी में कोई बदलाव नहीं आता था. बट व्हाट इफ़, हमने ये क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इफ़ अगर गैस जो है वो एक सिंगल आइडेंटिटी के गैस से ना बनी हो, मतलब कि एक सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ए तरीके की गैस ना हो बल्कि उस ए टाइप की गैस के साथ कुछ बी टाइप की गैस का भी कुछ मिक्सचर अगर मिलकर बना हुआ है तो उस सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा. तो इसलिए हमने गैस का मिक्सचर बना करके और उस मिक्सचर के बिहेवियर की स्टडी करना स्टार्ट करा था इस यूनिट के अंदर. तो आपने इसके अंदर गैसेस को डिफ़ाइन करा था, गैसेस क्या होती हैं, एंड मिक्सचर को बनाया था आपने कि मिक्सचर कैसे होते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था इसमें, मिक्सचर बनाने पर आपने देखा था कि इनका कॉम्पोजिशन देखना होगा. कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने आपको बताया कि सिस्टम में दो गैसेस मिल करके सिस्टम बना है, तो आपको ये बताना होगा कि गैस ए की आइडेंटिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है. फॉर एग्जांपल आपको ये बताना होगा गैस ए जो है वो हाइड्रोजन है और 60% ऑफ द एंटायर मास इज़ ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल क्वांटिटी का 60% जो है वो आइडेंटिटी ए वाली गैस है और 40% आइडेंटिटी बी वाली गैस है. सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय कॉम्पोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर. कॉम्पोजिशन कैसा है, कितनी मात्रा में कौन सा गैस है उस सिस्टम के अंदर. देन ये कॉम्पोजिशन बताने के लिए हमने दो तरीके के कॉम्पोजिशंस करे थे, एक तो मोलर बेस्ड और एक मास बेस्ड. मतलब आपने एक तरीके से तो ये बताया था कि सिस्टम के अंदर गैस ए का मास कितना है और बी का मास कितना है, या फिर आप ऐसे बता रहे थे कि गैस ए कितने नंबर ऑफ़ मोल्स से बनी है, गैस ए के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं सिस्टम में और गैस बी के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं. तो ये दो तरीके की एनालिसिस हमने करी थी, इधर मोलर एनालिसिस और मास के बेसिस पे जो करी थी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. देन इस एनालिसिस को करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखी थी, आपने देखा था पीवीटी बिहेवियर ऑफ गैस मिक्सचर, मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर किस तरह से बिहेव करेंगे. हमने आइडियल गैसेस जब पढ़ी थी सिंगल गैस के लिए, तो हमने पीवीटी बिहेवियर देखा था, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर किस तरह से बिहेव करता है, जिसके रिलेशंस आपको बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ ने दिए थे. बट जब आप आगे मूव ऑन कर गए हैं और अब आप मिक्सचर बना रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या वो रिलेशन आज भी वैलिड रहेगा या वो रिलेशन चेंज हो जाएगा, और अगर चेंज होगा तो आइडियल गैसेस के लिए क्या रहेगा और रियल गैसेस के लिए क्या रहेगा. तो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि आइडियल गैसेस जो है PV = nRT ही फॉलो करते हैं, और रियल गैसेस जो हैं वो रियल गैसेस PV = mRT फॉलो नहीं करते. कुछ रीजंस होते हैं. रीजंस आपने बताया था कि फ्लूइड टू फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कुछ ना कुछ होती है, मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना. तो इस तरीके के कुछ रीजंस आपने बताए थे जिसकी वजह से आइडियल बिहेवियर अचीव नहीं कर रही थी गैस, और गैस जो है कुछ रियल बिहेवियर कर रही थी, असल में जैसा बिहेव करती हैं वो बता रही थी. और रियल गैस एनालिसिस के लिए आपने दो तरीके के लॉज को डिफ़ाइन करा था. एक था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड एक एमलगैट्स लॉ. तो ये दो तरीके के लॉ आपने डिफ़ाइन करे थे और हमने ये देखे थे कि डाल्टन्स लॉ जो है वो आपको बता रहा था कि रियल गैसेस किस तरह से बिहेव करेंगी, और एमलगैट लॉ भी यही बता रहा था कि रियल गैस किस तरह से बिहेव करेंगी. देन मूविंग ऑन, आगे चले थे तो हमने ये देखा था कि अगर ये सिस्टम है मिक्सचर बना हुआ गैसेस का, तो इसके अंदर अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बिहेवियर कैसे होगा, क्या वही रहेगा mCV/dt या चेंज हो जाएगा. एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी ऑफ गैस मिक्सचर. ये तीन चीज़ें भी हमने देखी थी.
एक और चीज़ जो हमने देखी थी वो हमने रिएक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करे थे। रिएक्टिव सिस्टम से मेरा मतलब है कि अभी तक जो हम सिस्टम्स देख रहे थे थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर, वहाँ पे हम कह रहे थे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम है सिस्टम के अंदर। बट अब जो है हमने इस तरह के सिस्टम देखना चालू करे थे जहाँ पे अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर केमिकल रिएक्शन जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे कंबस्शन रिएक्शन, के अंदर फ्यूल की बर्निंग होती है। तो अगर कंबस्शन रिएक्शन की स्टडी करनी थी तो सबसे पहले आपको फ्यूल्स की स्टडी करनी पड़ी कि कितने टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं, और आपने उन फ्यूल्स को क्लासिफाई करा था बेस्ड ऑन मैटर। आपने सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में उसको क्लासिफाई करा था, और आपने जो है उस क्लासिफिकेशन के बाद एक ये मुझे बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल क्या होनी चाहिए, यानी एक बेहतर फ्यूल कौन कहलाएगा, एक अच्छा फ्यूल किसको कहेंगे। तो हमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लास्ट क्लास के अंदर देखी थी, ठीक। देन नेक्स्ट आपने देखा था कि कंबशन क्या होता है। कंबशन वाज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस चीज़ की? उस चीज़ की जब अंदर जो आपका जो फ्यूल है, फ्यूल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और कुछ एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे थे। उस प्रोसेस को आपने कंबशन रिएक्शन कहा था, और उस रिएक्शन के दौरान कुछ ना कुछ हीट जो है वो लिबरेट हो रही थी, जो कि आप बाहर यूज़ कर पा रहे थे, राइट। तो दैट वाज योर कंबशन एंड कंबशन रिएक्शन। एक और चीज़ जो हमने पढ़ी थी दैट वाज स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो। स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि कंबशन होने के लिए आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था फ्यूल और आपको चाहिए था एयर, राइट, फ्यूल एंड एयर। तो आपने ये कहा कि कितना फ्यूल है तो कितने अमाउंट में एयर की ज़रूरत पड़ेगी, ये कैलकुलेट करना है। तो हमने एक स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो डिफ़ाइन करा था कि भाई अगर x क्वांटिटी में फ्यूल अवेलेबल है तो कितनी क्वांटिटी की एयर सफिशिएंट रहेगी इस फ्यूल को बर्न करने के लिए, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर ना आए अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट में एयर आ जाएगी तो वो फ्यूल की जो बर्निंग हो रही है उस बर्निंग को ठंडा करने की कोशिश करने लगेगी। और एक और चीज़ कि कम अमाउंट में भी एयर ना आए। अगर कम अमाउंट में आ गई तो कुछ फ्यूल के मॉलिक्यूल्स ऐसे रह जाएंगे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, और क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए, तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन की डेफिनेशन हमने दी थी कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप होना चालू हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, राइट। तो इस तरीके का आपका जो रेशो होता है जिसके अंदर बिल्कुल जितनी सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको एयर चाहिए उतनी पूरी सफिशिएंट क्वांटिटी की एयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रेशो कहलाता है स्टोइक्योमेट्रिक रेशो। तो एयर फ्यूल रेशो क्या हो जाएगा? एयर फ्यूल रेशो आप ये कह देंगे कि द अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एयर। अगर जो है एयर ज़्यादा है या एयर कम है तो उस रेशो को क्या नाम देंगे? अगर एयर ज़्यादा हो जाएगी फ्यूल के हिसाब से तो उस तरीके के मिक्सचर को अपन नाम देंगे लीन मिक्सचर, LEAN, लीन मिक्सचर। और अगर जो है एयर कम हो जाएगी स्टोइक्योमेट्रिक रेशो से तो हम उस तरीके के मिक्सचर को नाम दिया था हमने रिच मिक्सचर, RICH, रिच, राइट। ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट के कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर देखी थी, और इसको बेस बनाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन बिकॉज आई डो नॉट लाइक दिस कलर। तो आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीज आपने नाम सुना होगा, राइट। कैलोरीज, CALORIES, कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती हैं? तो कैलोरी एक यूनिट है जिसके अंदर अपन हीट को कैलकुलेट करते हैं कि कितने अमाउंट में हीट गई। आप कहेंगे नहीं सर वो तो हम जूल्स में करते हैं। यस, हम जूल्स में करना स्टार्ट कर दिया था। कब? आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन गया था तो हमने ये कह दिया था कि हीट की भी वही यूनिट होगी जो कि वर्क की यूनिट है, इसलिए हम क्योंकि वर्क को जूल्स में कैलकुलेट करते हैं तो हम हीट को भी जूल्स में कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेवलप हो जाने के बाद हमने हीट की यूनिट को जूल कह दिया था। अदरवाइज उससे पहले हीट की यूनिट क्या कही जाती थी? कैलोरीज कही जाती थी। तो अगर जो है आप ये कह रहे हैं कि हीट को कैलकुलेट कैलोरीज में करा जाता है,
तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू विल बी द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गोइंग टू बी लिबरेटेड बाय अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। यानी कि अगर आपने 1 किलो फ्यूल लिया है, 1 kg ऑफ फ्यूल इफ़ यू हैव टेकन, तो ये कह रहे हैं 1 kg ऑफ फ्यूल को अगर मैं बर्न करता हूँ कम्प्लीटली, तो उसको बर्न करने के बाद जितने अमाउंट में, जितनी क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट कहलाती है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। यानी कि पेट्रोल का 1 किलो लें और जला दें और देख लेंगे पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, या कोयले का 1 किलो लें और जला दें और देख लेंगे कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू will be the amount of heat liberated when we burn 1 kg of that fuel completely, right. Next, कैलोरीफिक वैल्यू दो तरीके की होती है आपकी, एक होती है ग्रॉस या फिर हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और एक होती है नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 यूनिट ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली and the product of combustion has been cooled to room temperature, right। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने जैसे ही फ्यूल को बर्न करा, तो फ्यूल को बर्न करने के बाद क्या होगा, आपकी एनर्जी तो कुछ ना कुछ लिबरेट होगी, लेकिन जो एयर थी अंदर और जो आपका फ्यूल था अंदर, उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो गया होगा, राइट। तो अगर जो है आप उस एयर के टेम्परेचर को, उस एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर भेज देंगे, तो वो अपने साथ एग्जॉस्ट गैसेस कुछ इंटरनल एनर्जी लेकर के जाएंगी, राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि हीट जितनी लिबरेट हुई वो तो हुई, साथ ही साथ कुछ हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी उस एग्जॉस्ट गैसेस में स्टोर्ड हो गई थी, जो कि उनके साथ चली जाएगी। लेकिन है ना, हम अगर उस एग्जॉस्ट गैसेस को तब तक ना जाने दें जब तक कि उनके प्रोडक्ट्स, यानी कि वही एग्जॉस्ट गैसेस को जब तक हम कम्प्लीटली कूल करके वापस रूम टेम्परेचर पे ना ले आएँ, क्योंकि उसको कूल करेंगे तो जितनी और भी हीट बाकी है वो और भी हीट उसमें से रिमूव हम कर सकते हैं, जितनी उसमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई है। तो इसीलिए इसे हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है कि इस तरीके से आपने क्या करा कि जितनी भी उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई थी वो तो आपने ले ही ली, साथ ही साथ जो हीट उसके खुद के प्रोडक्ट को गर्म करने में गई थी आपने बाद में वो भी चूज़ करके बाहर निकाल ली, राइट। तो ये जो है ये आपका हायर कैलोरीफिक वैल्यू या फिर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। अब एक और है जो कि है आपकी नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होगी आपकी, तो इसके बारे में अगर बात करें तो नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ये है कि आपने फ्यूल बर्न करा और जितनी हीट उसमें से लिबरेट हुई सिर्फ वही रखी, और बाकी फिर जो उसके प्रोडक्ट ऑफ कंबशन थे, यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस थी, उनको आपने अलाउ कर दिया वहाँ से एस्केप होना, यानी उसके अंदर जो हीट कंटेंट था इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, आपने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कराया। तो ये जो आपकी रहेगी इस तरीके की आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, ये आपकी कहलाएगी व्हाट डू वी कॉल, yes, this is a nice color, what do we call, net और lower calorific value। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू विल बी इक्वल टू द हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस समथिंग, क्योंकि ये हायर है इसीलिए इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होता है, लेटेंट हीट माइनस होती है ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म्ड, यानी कि अंदर जो आपका रिएक्शन हो जाने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो हुआ है, तो जो अंदर वाटर वेपर्स फॉर्म हुई हैं उन वाटर वेपर्स को वापस ठंडा करने की जो अमाउंट में हीट लगने वाली है वो, राइट, जो अमाउंट में हीट रिलीज होने वाली है वो। तो दैट वाज कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी भी की, तो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हम ये देखते हैं कि आप ये एक फार्मूला है जिसको हम ड्यूलोंग्स फार्मूला कहते हैं। ड्यूलोंग ने एक फार्मूला हमें दिया था, दिस इज़ हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू 33800 C प्लस 14400 H माइनस O/8 प्लस 9270 S किलो जूल पर kg, राइट। नाउ व्हाट इज़ दिस CHOS, तो ये है क्वांटिटी ऑफ कार्बन, quantity of hydrogen, quantity of oxygen and quantity of sulfur
जितनी भी क्वांटिटी के अंदर आपका कार्बन अवेलेबल है उस आपके पूरे फ्यूल के अंदर वो, और जितनी जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र अवेलेबल है वो, तो उनकी क्वांटिटी यानी उनका मास इन जगहों पे आप सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इनको सब्सटीट्यूट करने के बाद आपकी हायर कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं 33800, ये किसका कैलोरीफिक वैल्यू है? ये है अगर प्योर कार्बन हो, यानी कि आपका कोई मात्रा में हाइड्रोजन नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई जो है आपका सल्फ़र नहीं है, तो इसलिए ठीक है। और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू प्योर की ये है, आपकी सल्फ़र की कैलोरीफिक वैल्यू प्योर सल्फ़र की ये है। अच्छा, यहाँ पे बीच में माइनस साइन क्यों आया है? माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली ऑक्सीजन हीट लिबरेट नहीं करेगा, बल्कि वो ऑक्सीजन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आपने दिया है। इसी को आप एक और तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में फॉर्मूला देखा था कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल्स टू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म। तो लेटेंट हीट जो है वो ये हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। ये तो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करा था, बट अगर इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो एक्सपेरिमेंटली कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर, बॉम कैलोरीमीटर कैसा होता है? तो ये आपको इस इमेज के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक ये बाहर की आउटर केसिंग है, इस आउटर केसिंग के अंदर आपने अंदर पूरे बॉम कैलोरीमीटर को अंदर मतलब लोकेट करके रखा हुआ है, और इस जो आपकी बाहर पूरा केसिंग है, इसके अंदर ना कोई बाहर से हीट आ सकती है, ना कोई अंदर से बाहर हीट जा सकती है, यानी दिस इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड। ओके, तो यहाँ पे आप इसके अंदर देखेंगे तो सबसे पहले ये आप एक बर्तन देख रहे हैं, ये जिसका ये आप एक बर्तन देख रहे हैं। इस बर्तन के अंदर आपने क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रखा हुआ है, दिस इज़ योर फ्यूल, है ना। ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर फ्यूल। और ये जो आपको कॉइल दिखाई दे रही है, ये आपकी रेड जो आपको कॉइल दिखाई दे रही है, ये क्या करेगी? ये स्पार्क देगी ताकि आपका फ्यूल जो है वो बर्न होना चालू हो जाए। तो आपने क्या करा है? आपने सबसे पहले तो ये फ्यूल लिया हुआ है, फ्यूल को जो है आपने एक अंदर एक बर्तन के अंदर रखा हुआ है, एक वेसल के अंदर, और आपने जो है उसको कॉइल से इग्नाइट करेंगे। अब इग्निशन होने के लिए आपको ऑक्सीजन की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आपने ये एक अलग से पाइप दिया हुआ है, यहाँ से आपको ऑक्सीजन देना है, जो कि यहाँ से इस फ्यूल को बर्न होने के लिए दिया जाएगा। ये जो आपकी कॉइल है, ये कॉइल्स के ये दोनों कॉर्नर्स आए हैं, और यहाँ पे ये देखिए इग्निशन वायर, ये इग्निशन वायर आपके यहाँ है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई आपकी यहाँ से हो रही है। अब ये जो आपका अंदर का पूरा, इसको हम कहते हैं बॉम, स्टील बॉम। तो इसके अंदर, बॉम के अंदर ये पूरी चीज़ आपकी भरी हुई रखी है, और अब ये बॉम जो है ये चारों तरफ से आपने वाटर से फिल करके रखा है, यानी इसके हर तरफ पानी भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि जो हीट इसमें फ्यूल के जलने के बाद जो हीट रिलीज़ होगी, वो हीट आपके बॉम का टेम्परेचर भी बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके इस जो आजू बाजू के वाटर है, इस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ाएगी। और ये जो वाटर का टेम्परेचर है, इसको अपन, ये तो जो थर्मोमीटर यहाँ लगा हुआ है, इस थर्मोमीटर के ऊपर अपन मेजर करेंगे इस बॉम के टेम्परेचर को, और हम जो है ये बता पाएंगे कि इतना टेम्परेचर में इंक्रीज़ आया, यानी कि कितने अमाउंट में हीट उसमें से लिबरेट हुई होगी। ओके, यहाँ आप देखेंगे तो ये एक स्टिरर लगा हुआ है, वेयर इज़ इट, ये आपको देखिए यहाँ पे एक स्टिरर लगा हुआ दिख रहा है। स्टिरर का काम क्या है? स्टिरर का काम है रोटेट होके इस वाटर को मिक्स करते रहना, ताकि ऐसा ना हो कि वाटर जो है इक्विलिब्रियम पे ना रहे, मतलब कि ऐसा ना हो कि सिर्फ इसी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाए, इस जगह का ना बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वाटर जो है थ्रू आउट अपना टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे रखेगा। तो ये जो है आपका पूरा बॉम कैलोरीमीटर का सेटअप है। इसके अंदर आपने यहाँ पे अंदर फ्यूल डाल करके बर्न करा, जैसे ही फ्यूल बर्न करेंगे आप, इग्नाइट करेंगे, तो यहाँ से ये आपका बॉम की वेसल की वॉल, स्टील वॉल भी गर्म होगी, और साथ ही साथ यहाँ का पानी भी गर्म होगा। जिस गर्माहट को, जिस
एनर्जी को आप यहाँ इस थर्मोमीटर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ आप मेजर कर लेंगे और आप जो है यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के ज़रिए बता सकेंगे कि कितनी मात्रा में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, यानी कि कितना फ्यूल ने बर्न होकर के कितनी हीट प्रोड्यूस करी होगी। ठीक है, इसको सिंपल सी फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है। सबसे पहले ये देखिए, लेट एक्स बी द मास इन ग्राम्स ऑफ द फ्यूल सैंपल। मान लेते हैं आपने x ग्राम का फ्यूल लिया है। W इज़ द मास ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर। ठीक है, कैपिटल W मास ऑफ वाटर, स्मॉल w इज़ द वाटर इक्विवेलेंट मास ऑफ स्टिरर, थर्मोमीटर, बॉम्ब शेल एंड एवरीथिंग एल्स। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भैया वो मास ऑफ वाटर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है के अंदर थर्मोमीटर भी लगा हुआ था और आपका स्टील का बॉम्ब भी था और आपका स्टिरर भी लगा हुआ था, तो वो भी गर्म हुए हैं और उनको भी गर्म होने के लिए कुछ ना कुछ हीट लेनी पड़ी होगी। तो उसका एक इक्विवेलेंट अमाउंट में वाटर का मास उसका भी कंसिडर करा जाए, तो हम स्मॉल w से एक उसका भी मास कंसिडर करेंगे, है ना। फिर T1 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर, जब जो है आपने फ्यूल बर्न करना स्टार्ट नहीं करा था उस टाइम पे जो टेम्परेचर था। देन फ्यूल बर्न होने के बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका पहुंचा दैट वाज T2 एंड C वाज द कैलोरीफिक वैल्यू दैट वाज नीडेड टू बी कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे देखिए ये x kg ऑफ फ्यूल अगर C कैलोरीफिक वैल्यू से बर्न होता है तो x इंटू सी मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि ये इतनी हीट लिबरेट हो रही है x इंटू सी, दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। और हम वाटर की कैलोरीफिक वाटर की स्पेसिफिक हीट को 1 कैलोरीज पर केजी केल्विन मानते हैं, इसलिए यहाँ पे CP है ना, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नहीं लिखी है आपने। तो यहाँ से आप C आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका आ जाएगा कैपिटल W प्लस स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाय T1 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1, दिस इज T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय कैपिटल X डिवाइडेड बाय कितना मास आपने बर्न करा है। तो यहाँ से आपको कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगी किसकी, आपके फ्यूल की, जो कि आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करा है। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स। तो तीनों सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स को अगर कंपेयर करने जाएं तो कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पे अगर कंपेयर करते हैं तो सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, यानी कि अगर 1 kg सॉलिड फ्यूल जलाया जा रहा है तो कम अमाउंट में हीट निकलेगी, जबकि 1 kg गैशियस फ्यूल अगर जलाया जाएगा तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट के अंदर आपकी हीट लिबरेट होगी। ठीक, पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड फ्यूल के अंदर। वाई? बिकॉज इसके अंदर ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐश कंटेंट मतलब जो राख बच जाती है फ्यूल के जलने के बाद, तो इसलिए जो है इसमें के अंदर बहुत सारा धुआं भी प्रोड्यूस होता है और ये जो है आपका पॉल्यूशन भी काफ़ी क्रिएट करता है। जबकि अगर आप गैशियस फ्यूल की बात देखें तो ये सबसे कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज दे बर्न विदाउट स्मोक एंड ऐश तो होती ही नहीं है ना। यस, इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो सॉलिड फ्यूल्स जो हैं उनका एक एवरेज इग्निशन टेम्परेचर रहता है, यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वो कंबशन प्रोसेस या बर्निंग प्रोसेस चालू करते हैं वो टेम्परेचर एक एवरेज रहता है, ना बहुत कम रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है। जबकि गैस के अंदर बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर रहता है, यानी कि गैसेस जो हैं आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। हो सकता है कि रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाए तो ये गैसेस जो है ये आग पकड़ लें। अच्छा, ये ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि अगर ऐसे ये आग पकड़ लेंगी तो पता चला आपने कहीं स्टोर करके रखा है और वहीं पर ही आग पकड़ ली तो वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, तो ये ख़तरनाक चीज़ होती है। इसलिए इसको स्टोर करना जो है वो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है गैशियस फ्यूल और लिक्विड फ्यूल को, जबकि आपका सॉलिड फ्यूल को स्टोर करना आसान होता है। कॉस्ट की बात करें तो सॉलिड फ्यूल की कॉस्ट बहुत कम आती है, जबकि गैशियस फ्यूल जो है वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल ख़रीदने में हम लोगों का काम लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नाउ आफ्टर जब हमने ये सब समझ लिया है, क्या समझ लिया है, कैलोरीफिक वैल्यू और मिक्सचर्स और कंबशन क्या होता है, तो अब देखेंगे कि इस कंबशन के ड्यूरिंग
जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किस तरीके की होती है, यानी कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट डिफाइन करना पड़ता है। स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट से क्या मतलब है मेरा? स्टैंडर्ड रेफरेंस एक कोई प्रेशर था, राइट, और जैसे ही आपने इसे बर्न करा तो बर्न करने के बाद इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। तो अब जो है आपको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट मानना पड़ेगा, जिस स्टेट के ऊपर आप ये मानेंगे कि हाँ इस स्टेट पे फ्यूल के बर्न करने का स्टार्ट करते हैं और वापस से फिर कूल डाउन करके अपन इसको इसी स्टेट पे लेके आएंगे और ये देखेंगे कि कितनी हीट रिलीज़ हुई। तो जो है अपन ये इस स्टेट को स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट कहेंगे। ये देखिए, द एनर्जी लिबरेटेड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यस, वही बात करी हमने कि जो रिएक्टेंट्स आपने दिए हैं जो कि बर्न होने वाले हैं उनका टेम्परेचर क्या था, और फाइनली जो बर्न होने के बाद प्रोडक्ट्स निकले उनका टेम्परेचर क्या था, इस पर डिपेंड करता है ना, कि कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। तो इसीलिए फॉर एनालिसिस ऑफ कंबशन टू बी कन्वीनियंट, और इसीलिए हम अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कंबशन प्रोसेस की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन टू बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड एट द सेम टेम्परेचर। हम ये मानते हैं कि जिस टेम्परेचर से इसको बनाना मतलब इसको जलने से जस्ट पहले ये जिस टेम्परेचर पे था, अगर उसी टेम्परेचर से इसको जलाना चालू करा और फिर उसके बाद ये जलने के बाद वापस उसी टेम्परेचर पे आ गया, टेम्परेचर और प्रेशर पर आ गया, तो इस तरीके के स्टेट को आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट कहते हैं। ओके, हमने यूजुअली जो स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट हम मान के चलते हैं अज्यूम करके, वो होता है आपका 1 बार प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम क्योंकि इसी टेम्परेचर से चालू करके और वापस इसी टेम्परेचर पे आने वाले हैं, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे, हम चेंज इन एंथैल्पी देखेंगे, तो वी विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। दैट इज़ वाई आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर कुछ भी ले सकते, लेकिन जो भी आप ले रहे हैं फाइनल भी वही होना चाहिए, यानी इनिशियल अगर वो है तो फाइनल भी वही होना चाहिए। तो वो तो अब कॉमन प्रैक्टिस में है कि सारे लोग अब 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तो हम लोग भी वही ले रहे हैं, राइट। द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ डेजिग्नेटेड बाय ऐसा। तो इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट की एंथैल्पी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच, ये नीचे इसका सबस्क्रिप्ट में टी एंड सुपरस्क्रिप्ट में 0। ये सुपरस्क्रिप्ट में जो 0 है ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट पे चेंज इन एंथैल्पी मेजर करी गई है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, वो टेम्परेचर क्या था। ओके, देन फॉर्मेशन रिएक्शन। तो अभी आपने देखा कि आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है, स्टेट क्या है। अब अपन देखने वाले हैं फॉर्मेशन रिएक्शन। तो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है? फॉर्मेशन मतलब बनना। तो किस चीज़ का बनना? जब भी आप कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उस कंपाउंड के 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए, 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिएक्शन लगती है वो रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाती है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें सिर्फ 1 मोल ऑफ द सिंगल कंपाउंड बन रहा हो, यानी कि कोई एक ही कंपाउंड बन रहा हो जिसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा हो, और साथ ही साथ जिस चीज़ से वो बन रहा हो, जिस चीज़ से वो बन रहा है, यानी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो रिएक्टेंट्स हैं आपके, वो रिएक्टेंट्स भी आपके मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी के होने चाहिए। मतलब कि वो खुद में कंपाउंड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2 से ज़्यादा एटम्स के मिक्सचर हैं या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। इसके मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप ये एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल क्या है, यहाँ देखिए आप राइट साइड पे जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है CH3OH, ठीक है। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे आप देखिए 1 नंबर है ना, कोई नंबर नहीं लिखा है, यानी 1 नंबर, यानी 1 मोल ऑफ दिस क्वांटिटी इज़ फॉर्म्ड या प्रोड्यूस, है ना। तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन हो सकती है। शर्त क्या है? लेफ़्ट साइड पे जो है वो
इंडिविजुअल आइडेंटिटी के एटम्स या इंडिविजुअल आइडेंटिटी के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हों। तो यहाँ देखिए ये सिर्फ कार्बन था, ये सिर्फ हाइड्रोजन था और ये सिर्फ ऑक्सीजन था, राइट। तो यस ये तीनों अपनी आइडेंटिटी के साथ आए थे और ये ऐड होने के बाद इन्होंने एक मोल के अंदर एक मोल आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है, तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन होगी। जबकि अगर आप देखें ये सेकंड इक्वेशन जो मैंने आपको दी है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका जो आपका नंबर लिखा है यहाँ पे नंबर है 2, तो यानी कि 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि ये फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी आर फॉर्मेशन रिएक्शन। थर्ड के अंदर देखें तो आप कहेंगे सर 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो सकती है फॉर्मेशन रिएक्शन, बिल्कुल हो सकती है। लेफ्ट साइड पे जाके देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये सिर्फ नाइट्रोजन है। यस, तो दिस इज़ आवर फॉर्मेशन रिएक्शन, ये फॉर्मेशन रिएक्शन होगी। लास्ट देखें, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेफ़्ट साइड चेक करें, लेफ़्ट साइड जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन से तो मिलके बना है, साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे देखिएगा तो ये एक अपने आप में एक कंपाउंड है, यानी कि ये एक कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ कार्बन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि उसकी एक चेन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एक चेन है। तो इस तरीके की चेन अलाउड नहीं है, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगी। फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम ये देखेंगे कि कितनी एनर्जी डेवलप होती है फॉर्मेशन के अंदर, या फॉर्मेशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी जो है लिबरेट हो रही होती है, ठीक है। इसलिए फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है पहले वो देखना पड़ेगा ना। अगर कोई इक्वेशन कोई इक्वेशन अगर फॉर्मेशन रिएक्शन के फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे फॉर्मेशन रिएक्शन के फॉर्म में चेंज करना होगा, और चेंज करने के बाद फिर देखना होगा कि कितनी हीट उसमें ट्रांसफ़र हुई। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपको ये देखना है कि कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका आया? जब आपके रिएक्शंस हो रहे थे, तो रिएक्शन होने से पहले जो आपके रिएक्टेंट्स थे और रिएक्शन हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट्स थे, उनके बीच में कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया। तो ये कहते हैं कि भाई आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपका ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स आपने लिए थे और इनको आपने हीट सप्लाई करी थी, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ा था और फिर एकदम से यहाँ से बर्निंग चालू हुई थी, ठीक। बर्निंग हुई और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गया। प्रोडक्ट्स फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर आपने कम करा और वापस आप रेफरेंस स्टेट पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि आपके वापस रेफरेंस स्टेट पर आ गए हैं। अब जो है सवाल ये उठता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, राइट, है ना। यहाँ पे कितनी इंटरनल एनर्जी थी माइनस यहाँ पर कितनी इंटरनल एनर्जी थी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देखना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं और 2 चीज़ों के लिए देखेंगे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। तो अभी हम ये देखें अगर कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी तो आपका वर्क डन तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि जितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो पूरी की पूरी हीट क्या हो जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ये हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी देखा हुआ है ना। तो ऐसे केस में अब अगर आप इनिशियल इंटरनल एनर्जी ले लें, रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी एट आर स्टैंडर्ड स्टेट और फाइनल एट टेम्परेचर T0, राइट, और फाइनल जो आपका U2 ले लें, U2, दिस इज़ नॉट U1, दिस इज़ U2, राइट। तो आप U2 ले लें फाइनली प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी एट रेफरेंस स्टेट, तो आप ये कह सकते हैं कि नाउ द हीट ट्रांसफ़र विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू U प्रोडक्ट्स का एट स्टैंडर्ड स्टेट एंड U रिएक्टेंट्स का एट स्टैंडर्ड स्टेट। बट ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है जो यहाँ पे मैंने नोट दिया हुआ है, it is important to know that in actual combustion the initial and final temperature will not be the same as T0, yes, and the heat transfer during the constant volume combustion process is equals to change of energy of reactants from state 1 to T0, then T0 के ऊपर जितना combustion में change आया वो, and finally products T0 से लेकर के 2, ठीक है।
तो वही बात है कि मतलब आपने कहा स्टेट 1 से पहले आपने इसको स्टैंडर्ड स्टेट तक पहुंचाया होगा, फिर उसके बाद वहाँ से आपने बर्निंग करी होगी और फिर बर्निंग करने के बाद वापस आप स्टैंडर्ड स्टेट तक पहुंचाया होगा इसे, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा यानी वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा, और वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा तो वर्क डन होगा P2V2 माइनस P1V1। हाँ यस। अब इस P2V2 माइनस P1V1 को अपन इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। तो आपकी टोटल हीट आप लिख सकते हैं U2 प्लस PV2V2 माइनस U1 प्लस P1V1। तो इसको U प्लस PV आपका एक्चुअली एंथैल्पी होता है, इसीलिए आपका डेल Q जो है वो H2 माइनस H1 यानी कि फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी हो जाएगा। तो फाइनल एंथैल्पी विल बी व्हाट, फाइनल एंथैल्पी विल बी द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स समेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर फाइनली मान लेते हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है, साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी बने हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी उस टाइम पे और वाटर वेपर्स की एंथैल्पी उस टाइम पे, उन दोनों को ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद आप यहाँ पे रखेंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और इनिशियली जो रिएक्टेंट्स का आप देख रहे थे, तो रिएक्टेंट्स के अंदर भी जितने आपके रिएक्टेंट्स ने मिल करके ये रिएक्शन करी थी, तो उन सारे रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी को आपको ऐड करके यहाँ रखना होगा, ठीक है। यहाँ यही कह रहे हैं, if during the chemical reaction the reactants as well as the products are in their respective standard states and at the same temperature, then del Q will be equal to delta H, और ये पूरा सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये इसका सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन रिएक्शन क्यों पड़ी थी, ताकि आप ये देख सकें कि कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन रिएक्शन के दौरान कितनी एंथैल्पी चेंज आ रहा है, क्योंकि वो एंथैल्पी चेंज आपको बताएगा कि कितनी अमाउंट में हीट लिबरेट हो रही है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपने ये फॉर्मेशन रिएक्शन को जो डिफ़ाइन करा था कि 1 मोल प्रोड्यूस होना है और इंडिविजुअल एलिमेंट से होना है, तो ये इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे आपका NH3 प्रोड्यूस हो रहा है और ये आपका 1 ही मोल प्रोड्यूस हुआ है हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 ऑफ H2 से। और ऐसे केस में आपका यहाँ पे देखिए 46,100 किलो जूल ये एनर्जी आपकी लिबरेट हुई है, राइट। तो अगर इस तरीके की इक्वेशन आपको दिखाई देती है तो आप ये कहेंगे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ NH3 जो है वो कितनी अमाउंट में हीट लिबरेट कर देगा, वो इतने अमाउंट में हीट लिबरेट कर देगा, ओके। Finally the two topics, or I should say the two definitions of this unit is, first is adiabatic flame temperature। फ्लेम यानी कि जो जलने के बाद, कंबशन होने के बाद जो फ्लेम वहाँ से निकली है जो कि आगे प्रोपोगेट होके जा रही है, उस फ्लेम का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो आपका एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर कहलाता है। द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन्ड इन एनी कंबशन रिएक्शन फॉर द गिवन प्रोडक्ट्स इज़ कॉल्ड द एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। बट इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले कंबशन मस्ट टेक प्लेस एडियाबेटिकली। जैसे कि आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर अभी लिया था ना, उसके अंदर आपने क्या करा था, बाहर से उसे इंसुलेट कर दिया था। तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से कोई गैस आई और ठंडा करके चली गई उसे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन द सप्लाई ऑफ फ्यूल मस्ट बी स्टेडी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूल जो है वो थोड़ी देर के लिए आता है फिर थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूल लगातार अंदर आ रहा हो, क्योंकि फ्लेम कंटिन्यूसली रखनी है आपको, तो फ्यूल का भी कंटिन्यूसली बर्न होना ज़रूरी है, और फ्यूल का कंटिन्यूसली बर्न होना ज़रूरी है, तभी जा कर के फ्लेम डेवलप होगी और प्रोपोगेट होगी। देन देयर इज़ नो वर्क ट्रांसफ़र। जितने अमाउंट में आपकी हीट डेवलप हो रही है तो वो पूरी की पूरी जो है वो फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। उसका कोई भी हिस्सा कोई भी हिस्सा वर्क ट्रांसफ़र के लिए नहीं यूज़ हो रहा होगा। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। ऐसा नहीं होगा कि गैसेस जो हैं जलने के बाद बहुत तेज़ी से भाग गई हों या उनकी हाइट बढ़ गई हो, तो इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को निगलेक्ट करके रखा जाएगा।
तो इस तरीके की कंडीशंस को ध्यान में रखें और फिर मेजर करें कि उस फ्लेम का टेम्परेचर कितना है। जो उस फ्लेम का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो उस फ्लेम का एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कहलाएगा, राइट। फाइनली इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का, तो उससे पहले एक चीज़ देखें हम। मैं आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व दिखाता हूँ। किसी भी गैस का बिहेवियर अगर मुझे प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व पे देखना है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर मैं किसी भी गैस को देखना चाह रहा था तो ये इस तरीके से गैसेस का बिहेवियर हो रहा था, ऐसा 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 कुछ बिहेवियर हो रहा था। तो जब हमने ये ऑब्ज़र्व करा कि अगर ये सारी अलग अलग गैसेस हैं, ये सारी है ना, ये गैस ए है, ये गैस बी है, ये सी है, ऐसे ये अलग अलग गैसेस हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इतनी सारी अलग अलग गैसेस ली और इनका पीवी रिलेशन पीटी रिलेशन जब देखा तो इस तरह से देखा गया। बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी गई कि अगर इसको पीछे की तरफ में एक्सटेंड करा जाए और इसको पीछे की तरफ में एक्सटेंड करा जाए और इसको पीछे की तरफ में एक्सटेंड करा जाए, तो जितने भी तरीके की गैसेस को जब पीछे की तरफ में एक्सटेंड कर रहे थे तो ये पता चला कि वो सब एक सिंगल पॉइंट पे जाके एक्स एक्सिस को काटेंगी, यानी उस पॉइंट के ऊपर कोई एक स्पेशल टेम्परेचर होगा। यहाँ तो आप 0 डिग्री सेल्सियस आप लेके चल रहे थे, आपने डिफ़ाइन करा था, लेकिन ये कोई एक स्पेशल टेम्परेचर है जिसके ऊपर सारी गैसेस का प्रेशर ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपका कहलाया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हमने नाम दे दिया 0 केल्विन। तो इनका कहना है कि अगर 0 केल्विन तक आप टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं तो आपका प्रेशर ऑफ द गैस विल कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश, यानी कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है और वो कई सारे अरेंजमेंट में रहते हैं। यानी कि यहाँ पे है अभी ये बंदा, तो फिर ये थोड़ी देर के बाद यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब कई तरीके के अरेंजमेंट्स के अंदर ये रह सकते हैं, जो कि इसकी एंट्रोपी बताती थी, ठीक है। जितने ज़्यादा अरेंजमेंट्स उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। नाउ यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि ये जब 0 केल्विन तक पहुँच जाएगा, यानी एब्सोल्यूट 0 जब अचीव हो जाएगा आपको, तो ये इतने सारे अरेंजमेंट्स में नहीं रह सकता, इसको सिर्फ एक ही अरेंजमेंट में रहना पड़ेगा जो कि इसका डिफाइंड रहेगा। इसका क्रिस्टल जो है वो सिर्फ एक ही अरेंजमेंट अलाउ करेगा, और क्योंकि उसका क्रिस्टल सिर्फ एक ही अरेंजमेंट अलाउ करेगा, इसलिए ये जो है आपका एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे एंट्रोपी अगर आप कैलकुलेट करने जाते हैं किसी गैस की तो वो होती है आपकी k इंटू ln ऑफ ओमेगा, राइट, जहाँ पे k इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ओमेगा इज़ द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, कितनी ओरिएंटेशंस के अंदर ये रह सकता है। तो अगर नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस 1 हो जाएंगी तो log ऑफ 1 यानी कि 0, तो आपकी एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाएगी। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 0 केल्विन विल बी इक्वल टू 0। बस यही आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल of a pure substance approaches 0 as the temperature approaches 0, absolute 0 यानी 0 केल्विन। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन के पास जाने लगता है तो एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 होने लगेगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। द अलाइनमेंट ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल लीव्स नो एम्बिग्यूटी एज टू द लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। बार बार इसकी ओरिएंटेशन, कई सारी ओरिएंटेशंस नहीं पॉसिबल हैं, फिर सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन रहेगी इसकी, ओके। So this was third law of thermodynamics. I hope this is clear. This was a very easy unit, so I had gone a little fast here, and we have seen some of the definitions and some of the discussions here, and I hope that in the discussion class we will discuss over these topics more, and we will see that what all these things you didn't understand in the discussion lections, okay. So until then, thank you.